आज की वीडियो में हम करेंगे पार्लियामेंट के दो हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। मैं आपको बताऊंगा लोकसभा और राज्यसभा में कैसे सीटों का विभाजन करा गया है, क्या लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस है और किस तरह से हमारी लोकसभा जैसे चलती है। देखो, सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा, देखो पार्लियामेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। आर्टिकल 81 जो है, देखो कहीं पे भी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात होती है ना तो उसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने आर्टिकल बना रखे हैं टाइम टू टाइम। आर्टिकल 81 बताता है कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल माना जाता है, उसके बारे में कितनी सीटें सब बता रखा है आपका आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 80 जो है बताता है राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा को क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। ये तो आपको पता ही होगा यार, लोकसभा देखो सेंटर पे होती है, केंद्र पे, और राज्यसभा आपकी होती है स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ना। लोकसभा इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, लोग डायरेक्टली लोकसभा को चुनते हैं। जैसे कि मान लो आपने कई पूरे ऑल इंडिया में वोटिंग हो रही है, आपने वोट दिया तो आपके चुने हुए कैंडिडेट्स चुने जाएंगे, फिर जो कैंडिडेट ने आपको उनको चुना है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग करते हैं। बात समझ आई नहीं आई? हाँ, और ये कभी भी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर जाती, ठीक है। थर्ड है जो उसका शासनकाल है लोकसभा का, और टेन्यूर जिसे कहते हैं वो 5 साल का होता है, और राज्यसभा का टेन्यूर कभी भी परमानेंट नहीं होता, इसका कोई फिक्स नहीं है। अगर मेंबर का टेन्यूर पूछे कितने टाइम तक इसके मेंबर काम, वो है 6 साल तक। लोकसभा का टेन्यूर 5 साल का होता है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि मान लीजिए सरकार गिर जाए, मान लो आपने पार्टियां बना रखी, 2-3 पार्टी मिक्स करके आपने गवर्नमेंट बना रखी है, किसी पार्टी ने सपोर्ट वापस ले लिया, कुछ लोग मर जाए या कुछ उनके साथ इंसिडेंट हो जाए तो आपकी सरकार गिर जाती है, उस समय आपका टेन्यूर कम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेजोरिटी के बेसिस पे वो प्रधानमंत्री को इलेक्ट करते हैं। जो भी आपका प्रधानमंत्री है, फिलहाल हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये कौन इलेक्ट करते हैं? हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, हम तो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, वो लोग खुद वोटिंग करके लोकसभा में जो हमने पहुंचा दिए वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। ये कभी भी पीएम बनाने में काम नहीं आते हैं, ठीक है। लोकसभा के लिए मिनिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं पे भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मेंशन नहीं है। आप लोगों को लगता है भैया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए पता नहीं कितनी डिग्री चाहिए, बीटेक वेंटेक कुछ नहीं चाहिए होता भाई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना तो उस समय हमारी पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे थी? गाँव में। ज़्यादा क्या, पूरी की पूरी पॉपुलेशन गांव में थी। तो उस समय उन्होंने बोला कि हमारे देश के, देखो अगर मान लो मैं बहुत शहर का आदमी, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं चला गया गाँव में, अब मुझे गाँव के बारे में पता नहीं यार कुछ, तो इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, ऐसे लोग होने जिनको गाँव के बारे में पता हो। वो तो नहीं बन, और गाँव के लोग तो एजुकेटेड होते नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं। अगर आपको बनना है लोकसभा का सदस्य तो मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए आपकी। राज्यसभा का बनना है तो आपको मिनिमम एज कितनी हो? 30 साल। आर्टिकल 84 बताता है कि कितनी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वैसे कुछ भी नहीं है, पर जो 2 से 2-3 बेसिक चीज़ें वो आपकी होनी चाहिए कि भाई आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 2-3 बातें वो आप आर्टिकल 84 से जान सकते हैं। आगे चलते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे राज्यसभा जो लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें राज्यसभा की पावर ज़्यादा दिखाई गई है, पर रियल में राज्यसभा की पावर कम होती है लोकसभा की। इवन तुम्हें यार लोकसभा के बारे में तो तुम लोग सुनते ही रहते होगे, राज्यसभा के बारे में आप लोग उतना नहीं जानते। अब देखो, जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, वैसे यहाँ पे भी मॉनिटर की जरूरत होती है कि भाई इतने सारे जो मेंबर, हमारे 545 मेंबर हैं, उनको हेड तो होगा। तो लोकसभा के 2 हेड होते हैं, एक स्पीकर, एक डिप्टी स्पीकर। जब स्पीकर नहीं आता डिप्टी स्पीकर देखते हैं, देखा ना, जज की कुर्सी बैठे रहते हैं, उनको शांत कराते रहते हैं, उनको सारे को जितने मेंबर्स हो एक दूसरे पे चिल्लाते रहते हैं, शोर करते हैं, टाइम लिमिट बताते हैं कि भाई आपका टाइम पूरा हो गया। वो सारे काम करता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। यहाँ का हेड होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अगर कोई आपसे पूछे टोटल हेड कितने होते हैं पार्लियामेंट के, तो कितने होते हैं? 4। कोई आपसे पूछेगा लोकसभा के कितने हेड होते हैं, आपने कहा 2। आपसे किसी ने कहा राज्यसभा, 2, ठीक है। अच्छा, अब देखो टोटल सीट्स किस तरह बांटी गई हैं। मैक्सिमम सीट होती है 552, अभी करेंटली कितनी है? 545। अब 545 में क्या होता है बच्चे? 543 देखो में सीट्स होती हैं जिन पे चुनाव होता है, और 2 होती है एंग्लो इंडियन, मैं भी समझाऊंगा। 543 में से 530 स्टेट्स को दी गई हैं भाई, स्टेट्स को, और 13 दी गई है सीटें यूनियन टेरिटरी को। ये जो सीटें दी जाती है ना किसी भी स्टेट को, उसकी पॉपुलेशन देख के, उसके एरिया देख के सीट्स में बांटा गया है। अगर कोई बड़ा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, एरिया भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे ज़्यादा सीटें होंगी एज़ कम्पेयर टू बहुत छोटा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन भी कम है। तो देखो, तो इसमें 543 स्टेट्स तो यूनियन टेरिटरी को दी गई, और 2 दी गई एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है?
एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनके फादर तो यूरोप के किसी भी देश के हैं और मदर जो है इंडिया की है। 1947 से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ना इंडिया था ना घूमने का अड्डा बना होता। वास्को डी गामा से लेके आपका फाहिन ह्यून डिसाइन जो मर्जी उठा के वीज़ा तो लगता नहीं था, इंडिया में आ जाते थे। अब इंडिया में आ जाते थे तो यहाँ के लोगों से शादी कर लेते थे, जो यहाँ की फीमेल्स होती उनसे शादी कर लेते थे। अब वहीं पे उनकी फैमिली भी हो जाती थी। अब 1947 के बाद क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो इन सबको अपने अपने वापस जाना पड़ा। इनको डर भी था कि लोग इनको पीटेंगे और वैसे भी ये भग के चले गए अपने सारे देश। कोई इंग्लैंड चला गया, कोई ये आपका यूरोप चला गया, कोई पुर्तगाल चला गया, कोई जर्मनी चला गया। उनके पीछे रह गए उनके बच्चे और उनकी वाइफ। तो उन्होंने कहा उनका भी ध्यान रखना है। तो एंग्लो इंडियन वो बंदे होते हैं जिनके फादर यूरोप के किसी भी देश के हैं और मदर इंडिया की है। तो 2 सीटें हमारी एंग्लो इंडियन के लिए भी रखी जाती हैं। अच्छा, ये बात हो गई। 5 सीटें जो हैं जिन पे बिल्कुल चुनाव नहीं होता, जो वैकेंट रहती हैं। ऐसा क्या हुआ, 1947 के टाइम आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने ना हमारे इंडिया का 30% जो है ना कश्मीर का हिस्सा वो ऑक्यूपाई कर लिया, जिसे आप कहते हो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब कश्मीर की 5 सीटें इसलिए वैकेंट रखी गई हैं ताकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए तो खाली सीटों को देख के उसको रहे कि यार हमें 30% हिस्सा इंडिया पाकिस्तान वालों से लेना है, इनसे लड़ झगड़ के इनसे वापस लेना है अपना 30%। इसलिए 5 सीटें वैकेंट रखी ताकि बार बार उसको याद आता रहे, खाली सीटें देख के उसको याद आता रहे कि मुझे कौन सा अपना टास्क पूरा करना है। बात समझ आनी है। यहाँ मैक्सिमम सीट होती है 250, करेंटली 245 होती हैं। 245 में से बच्चे 233 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को दी गई है ना इन पे, और 12 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। देखो नॉमिनेट क्या होता है यार, नॉमिनेट क्या होता है कि कुछ मेंबर जो होते हैं ना वो कभी इलेक्शन वगैरह लड़ते नहीं है, ऐसे ही आ जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर ने क्या कभी इलेक्शन लड़ा है, पर राज्यसभा के मेंबर है। जो फीमेल हीरोइन है, क्या नाम उनका, हेमा मालिनी, जो उसमें डायलॉग मारती हैं यार इसमें शोले में, बसंती बसंती कुछ नाम होता है उनका ना, वो भी देखो। रेखा जो है उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, पर प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर को नॉमिनेट करता। आर्टिकल 80 में यही कहा गया है कि पार्लियामेंट उसका राज्यसभा का कंपोजिशन क्या होगा और किस तरह से वो नॉमिनेट करेगा 12 मेंबर्स को। तो वो इलेक्शन वगैरह कभी नहीं लड़ते। हो सकता है साइंस के हो, विज्ञान के हो सकता है कोई समाज सेवा करा, हो सकता है आर्ट में करा हो सकता है म्यूजिक में, किसी भी फील्ड के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। और आपको ये बात बताऊं कि इसमें भी अटेंडेंस होती है सिस्टम। जैसे स्कूल में आपकी लो अटेंडेंस हो जाती है ना, अगर आपने लोकसभा राज्यसभा का एसेस नहीं किया तो आपके यहाँ भी नोटिस जाता है कि भैया अटेंड करिए। बीच में सचिन तेंदुलकर की शॉर्ट अटेंडेंस हो गई थी, उनको नोटिस गया था कि भैया आप आइए, आप सेशन में पार्टिसिपेट करिए। बात समझ आई नहीं? तो इस वीडियो में करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।